नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नागरी लिपि। ये एक निबंध है गुणाकर मूल्य जी का। पहले गुणाकर मूल्य जी के जीवन के बारे में हम थोड़ा सा जान लें। उसके बाद इनकी ये निबंध। हिंदी की जो लिपि है सारे लोग हम लोग जानते हैं, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि है हमारी लिपि। तो उसी लिपि के बारे में आज इस निबंध में हम लोग पढ़ेंगे, और जो रचना है गुणाकर मूल्य जी का। गुणाकर मूल्य जी का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ। मिडिल स्कूल तक इनकी पढ़ाई मराठी भाषा में ही हुई। फिर वे वहाँ से वर्धा चले गए। उसके बाद वे इलाहाबाद आए, जहाँ उन्होंने गणित विषय से मैट्रिक से लेकर एमए तक इनकी पढ़ाई हुई इलाहाबाद में। 2009 में इनका निधन हो गया। गुणाकर मूल्य जी कई विषयों में निबंध रचना की है। उनके प्रमुख विषय हैं गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, इतिहास, लिपि शास्त्र, संस्कृति आदि विषयों पर उन्होंने लगभग 2500 से अधिक लेख लिखे। 30 पुस्तकें उनकी अभी तक प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें प्रमुख है अक्षरों की कहानी, भारत, इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मैंडलीफ, महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्रलोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अक्षर कथा एक इनकी प्रमुख पुस्तक है, जिसमें इन्होंने संसार के लगभग सभी लिपियों के बारे में जानकारी दिया है। प्रस्तुत जो निबंध है हम हमारे जो आज पाठ है, आज पाठ का नाम है वो जो निबंध है वो निबंध लिया गया है इनकी एक पुस्तक से। उस पुस्तक का नाम है भारतीय लिपियों की कहानी। भारतीय लिपियों की कहानी, इस बात को आपको याद रखना होगा। भारतीय लिपियों की कहानी से ये निबंध हमें आज पढ़ना है। भारतीय लिपियों की कहानी से इस निबंध को हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है नागरी लिपि। तो पहले हम जान जाएं कि लिपि किसे कहते हैं। सारे बच्चे जानते हैं, फिर भी उसको हम लोग फिर से एक बार देख लें। लिपि एक किसी भाषा के लिखने का वो ढंग है। लिपि किसी भाषा को लिखने का ढंग है, एक तरीका है। ध्वनियों को लिखने के लिए, आकार देने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। लिखित भाषा के लिए लिपि का होना अनिवार्य माना गया है। अब हम नागरी लिपि के बारे में देखें। लेखक के अनुसार 200 साल पहले इस लिपि का टाइप बन के आया। आज से लगभग 200 साल पहले इस लिपि का, नागरी लिपि का टाइप बना, और जिससे हमारी इस भाषा की पुस्तकें जो छपने लगी, इसके कारण उसमें स्थिरता आई। इसके कारण हमारे जो लिपि है नागरी लिपि, उसमें स्थिरता आई। हमारी जो ये नागरी लिपि है, इसमें हिंदी की कई बोलियां, जैसे भोजपुरी, अवधी, नेपाली, अरे नहीं, भोजपुरी, अवधी, मैथिली नेपाली नहीं, मैथिली नागरी लिपि में ही लिखी जाती है। हिंदी की जो बोलियां हैं ये सब नागरी लिपि में ही लिखी जाती है। इसके अलावा जो प्रमुख भाषा है जिसकी लिपि नागरी लिपि वो में लिखी जाती है, वो है मराठी और नेपाली। मराठी और नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी लिपि है, ये आपको याद रखना है। संस्कृत और प्राकृतिक की जो पुस्तकें प्राप्त होती हैं, पहले छपती थी, प्रकाशित होती थी, वो भी नागरी लिपि में ही प्रकाशित होती थी। भारतीय और विदेशी विद्वान जो पुस्तकों में इंग्लिश या रोमन किसी भी विदेशी भाषा की जो पुस्तकें, उसमें संस्कृत का जो उद्धरण देते थे, उदाहरण जो दिया जाता है, वो संस्कृत भाषा में ही, वो नागरी लिपि में ही होता था। लेखक ने गुजराती लिपि से इसको समानता दिखाने का प्रयास किया है कि गुजराती लिपि और नागरी लिपि एक बहुत समानता है उसमें। और बंगला लिपि को तो
नागरी लिपि की पुत्री अथवा बहन बना दिया है। बंगला लिपि और नागरी लिपि में इतनी समानता है कि लेखक ने कहा है कि ये इसकी पुत्री अथवा बहन अवश्य हो सकती है। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ आदि जो लिपि है उसका भी विकास वहीं से हुआ जहाँ से नागरी लिपि का विकास हुआ, अर्थात कि ब्राह्मणी लिपि। ब्राह्मणी लिपि से ही तमिल, मलयालम, तेलुगु आदि भाषाओं की लिपियों का विकास हुआ और नागरी लिपि का भी विकास हुआ। तो ब्राह्मणी लिपि इन सभी लिपियों की जन्मदाता भी हम कह सकते हैं उसे। वास्तव में नागरी लिपि का आरंभिक लेख दक्षिण भारत से ही दिखाई देने लगता है। कुछ समय पहले तक इसमें पुथिया लिखी जाती थी और इसे नंदी नागरी के नाम से जाना जाता था। नंदी नागरी कोंकण राज्य के मानखेट राष्ट्रकूट के शासकों ने नंदी नागरी इसे नाम दिया। नागरी लिपि जो वहाँ प्रयोग की जाती थी वहाँ पर उसे नंदी नागरी कहा जाता था। दक्षिण भारत के कई शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी लिपि में संदेश खुदवाएं। उस पर जो अंकित होता था वो नागरी लिपि में होता था। यहाँ स्वतंत्र रूप से कई भाषाओं का विकास हुआ, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि कई यहाँ पर भाषाओं का विकास हुआ, जिसमें बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े ही मात्रा में नागरी लिपि हम वहाँ पर देखते हैं। दक्षिण में थोड़े समय के लिए इस्लाम की नींव भी पड़ी, जिसका प्रारंभ किया। गजनी ने इस्लाम शासक की नींव वहाँ पे डाली। तो उस समय भी सिक्कों पर या कई लेखों में शिलाओं पे जो लिखी जाती थी उसमें नागरी लिपि का प्रयोग हुआ। फिर इसी तरह अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों पर, बादशाह अकबर ने भी कई शासकों ने अपने सिक्के पर नागरी लिपि का उसे अंकित करवाया अपने सिक्के पर। और बादशाह अकबर ने भी अपना जो एक सिक्का चलाया उस पर राम सिया करके उसमें अक्षर खुदवाए। उस पर सिक्के पे जो अंकित होता था वो उस पर लिखा, अकबर ने राम सिया लिखवाया। इसके अलावा कई शासकों ने अपने लेख जो हैं वो नागरी लिपि में लिखवाए। उनमें प्रमुख है मेवाड़ के गुहिल, साभार अजमेर के चौहान, कन्नौज के गढ़वाल, गुजरात के सोलंकी, आबू के परमार, त्रिपुरा के कलचुरी शासकों आदि ने भी अपने अभिलेख नागरी लिपि में लिखवाए। भारत में जो हम देखते हैं इसे देवनागरी का नाम दिया गया। कई जगहों पे भारत के कई क्षेत्रों में इस लिपि को देवनागरी के रूप में जाना गया। गुप्त काल में ब्राह्मणी लिपि जो थी, जो नागरी लिपि की जन्मदाता मानी जाती है, कई लिपियों की जन्मदाता मानी जाती है ब्राह्मणी लिपि। तो गुप्त काल में ब्राह्मणी लिपि के बाद सिद्धम लिपि, एक और लिपि हम नाम जान जाए, सिद्धम लिपि आई, जिसमें अक्षरों की जो सिरे होते थे वो आड़ी लकीरें और छोटे त्रिकोण के जैसे होते थे। और नागरी लिपि की पहचान ये थी कि वो उसका जो चौड़ाई होती थी और अक्षरों के सिरों पे उसके चौड़ाई के बराबर लकीरें खींची जाती है, जिसको हम लोग बच्चे को सिखाते हैं माथा बांधना। कुछ शब्द सिखाएंगे छोटे बच्चों को तो उसको कहते हैं कि इसका माथा बांध दो। तो वो विशेषता थे नागरी लिपि में। इसके अलावा भी कई विशेषता थी। प्राचीन नागरी और आधुनिक नागरी के अक्षरों में काफ़ी समानता देखने को मिलती है। हम अब देखेंगे कई तरह के मत इस नागरी लिपि के नाम को लेकर है कि नागरी लिपि इसका क्यों नाम दिया गया। तो गुजरात के पहला मत है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा इसकी शुरुआत की गई, इसलिए इसे नागरी नाम दिया गया। दूसरा मत है संसार के बहुत से नगर हैं किंतु काशी जो हमारा बनारस है वो देवनगर के नाम से जाना जाता है। अतः जो इसकी शुरुआत, कुछ लोगों की मान्यता है कि नागरी लिपि की शुरुआत देवनगर काशी से हुई, इसलिए इसका नाम नागरी लिपि रखा गया। तीसरा मत है कि अलबरूनी जो था एक विदेशी यात्री था,
अलबरूनी के अनुसार मालवा में नगर लिपिक नागर लिपि का प्रचलन था मालवा में। और इसका विकास यहीं पर हुआ हो सकता है। इससे भी का कई मत हैं, इसका नाम नागरी लिपि रखा गया हो। चौथा मत है कि उत्तर भारत में स्थापत्य कला की एक प्रमुख शैली थी नागर शैली, उसके कारण भी नाम रखा जा सकता है। राष्ट्रकूटों के समय महाराष्ट्र के प्रसिद्ध एक नगर था नंदी नगर, या नांदेड़ भी उसको कई जगह कहा गया है। वहाँ से जन्म लेने के कारण भी इस लिपि का नाम नागरी लिपि रखा गया। कुछ विद्वानों का ऐसा भी मत है। इसकी जन्म की चर्चा बाद के लेखों में इसका बहुत व्यापक इस पे चर्चा हुई कि इसका नाम इस तरह से क्यों हुआ, पर इतना तो निश्चित है ही कि नागरी लिपि का संबंध किसी न किसी नगर से होना चाहिए। इसमें एक प्रमुख मत है कि पाटलिपुत्र जो था उस समय, पाटलिपुत्र पटना, उस समय पटना बहुत प्रसिद्ध नगरों में एक था। और यहाँ के जो सम्राट थे, गुप्त सम्राट, वो अपने नाम के आगे देव लगाते थे। देव, तो अशोक को भी कई बार देव कहा गया है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को भी देव कहा जाता था, उनके नाम के आगे देव लगाया जाता था। तो इस के कारण भी इस नागरी लिपि को देवनागरी यहाँ से प्रारंभ हुआ। इसको कहना कि ये जो नागरी लिपि है वो देवनागरी है, क्योंकि इसका विकास देवनगर से हुआ है, या देवताओं द्वारा, देव नाम धारण करने वाले राजाओं द्वारा यह इस लिपि का विकास कराया गया है, इसलिए इस लिपि का नाम देवनागरी हो गया। विजयनगर के राजाओं के शिलालेख में भी कन्नड़, तेलुगु और नागरी लिपि के लेख मिलते हैं। विजयनगर के जो दक्षिण भारत के जो राजा थे, उनके लेखों में भी कई लिपियां मिलती हैं, लेकिन उसमें नागरी लिपि भी मिलती है। नामकरण के झंझट में हमें अधिक नहीं पढ़ना है। यह किसी नगर विशेष की लिपि न होकर यह लिपि जो थी सार्वदेशिक थी, मतलब ये लिपि सारे देश की लिपि थी। नागरी लिपि के साथ कई भाषाओं का जन्म हुआ, और इसमें एक प्रमुख भाषा थी हमारी हिंदी। तो 8वीं-9वीं सदी में हिंदी का उद्भव हुआ। इसके आदि कवि सरहपा, लेखक ने इसके आदि कवि सरहपा को माना है, आपको याद रखना होगा। सरहपा के दोहा कोश की हस्तलिपि, उनकी सरहपा की जो प्रमुख वो थी कृति, जो उन्होंने जो पहली रचना की दोहा कोश, इसको भी आपको याद रखना है। सरहपा की रचना दोहा कोश, इसकी हस्तलिपि, हाथों से लिखी हुई जो पुस्तक थी वो तिब्बत से प्राप्त हुई। दक्षिण भारत में नागरी लिपि के शिलालेख दक्कन प्रदेश के नीचे तक मिलते हैं, मतलब बहुत नीचे तक, बहुत दक्षिणी छोर तक इसके शिलालेख नागरी लिपि में मिलते हैं। राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने अपने दान पत्र पर नागरी लिपि से कई संदेश लिखवाएं, उसमें कई शब्द लिखवाएं अपने सिक्कों पर, दान पत्रों पर। और दंती दुर्ग के जो चाचा थे कृष्ण प्रथम के समय पहाड़ों को काटकर एलोरा नामक गुफा बनाया गया। जैन गणितज्ञ महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की इसी समय। और जैन गणितज्ञ महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना इसी समय की। हम तो बताए हैं, दंती दुर्ग ने इसमें दान पत्र पर नागरी भाषा में कई शब्दों का उपयोग किया। राष्ट्र, और दंती दुर्ग के बाद उनके चाचा ने भी राष्ट्रकूट में शासन किया राष्ट्रकूट पर। तो उन्होंने भी उन्हीं के समय एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर पहाड़ को काटकर जो बनाया गया था उसको बनवाया गया। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जैनियों का तीर्थ है, वहाँ गोमटेश्वर का भव्य पुतला खड़ा है। देवनागरी में नागरी राजाओं के अनेक लेख मिलते हैं। देवगिरी एक वहाँ जगह है कर्नाटक में, वहाँ पर देवगिरी के यादव राजाओं के
में नागरी लिपि के अनेक लेख वहाँ मिलते हैं। उनके अक्षर में थोड़ा सा बदलाव है, लेकिन चालुक्य नरेशों के भी कई लेख हमको नागरी लिपि में प्राप्त हो जाते हैं। अब उड़ीसा में भी कलिंग लिपि की प्रधानता थी। उड़ीसा में कलिंग लिपि की प्रधानता थी, किंतु फिर भी प्रधानता होते हुए भी वहाँ पर भी नागरी लिपि का बहुत ज़्यादा प्रयोग हम देखते हैं। उत्तर भारत में पहल गुर्जर और प्रतिहार राजाओं के लेख में नागरी लिपि देखने को मिलता है। प्रतिहार राजा मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति नागरी भाषा में ही है। परमार राजा भोज अपनी विद्यानुराग के कारण वहाँ बहुत प्रसिद्ध था। उनकी भी कई लिपियाँ मिलती हैं नागरी लिपि में। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष के लगभग सभी हिंदू राजाओं ने नागरी लिपि का प्रयोग किया, और साथ ही कुछ इस्लामी शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी लिपि से संदेश खुदवाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि लेखक ने नागरी लिपि के महत्व को बताया है और इसको कई उदाहरणों द्वारा यह बताने का प्रयास किया है कि ये जो लिपि थी वो सर्वदेशिक थी। पूरे देश में इसका प्रयोग कम या अधिक मात्रा में किया जाता था। क्वेश्चन पे आ जाइए। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? तो प्रारंभ में ही लेखक ने कहा है कि 200 वर्ष पहले हिंदी के टाइप बना तो फिर छपाई शुरू हो गई। छपाई शुरू हुई तो इसके कारण अक्षरों में स्थिरता आई और हिंदी का विकास भी हुआ। दूसरा, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? तो प्रमुख रूप से देवनागरी में नेपाली और मराठी ये भाषाएं लिखी जाती हैं। इसके अलावा हिंदी की कई बोलियां भी लिखी जाती हैं। संस्कृत और अपभ्रंश आदि की भी लिपि लिखी जाती है। छपाई भी इससे नागरी लिपि में ही की जाती है। तीसरा है, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? तो ब्राह्मणी लिपि, गुजराती लिपि से तो लेखक ने संबंध बताया ही है नागरी लिपि का, और बंगला लिपि जो है उसको लेखक ने नागरी लिपि की बहन अथवा पुत्री ही बना दिया है कि इससे इतना गहरा संबंध है कि ऐसा लगता है कि मानो बंगला लिपि देवनागरी लिपि की बहन अथवा पुत्री हो। और कलिंग लिपि से भी इसका संबंध लेखक ने बताया है। और आगे क्वेश्चन, नंदी नागरी किसे कहते हैं? किस प्रसंग में लेखक ने इसका उल्लेख किया है? चौथा क्वेश्चन है, तो विजयनगर के राजाओं के अभिलेख जिस लिपि की थी उसे नंदी नागरी कहा जाता है। विजयनगर के राजाओं के द्वारा जो अभिलेख लिखा गया वो नंदी नागरी लिपि में ही लिखवाया गया। राष्ट्रकूटों के समय महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नगर नंदी नगर से इसका संबंध होने के कारण भी इस लिपि को नंदी नागरी लिपि कहा जाता है। पांचवा, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो नंदी नागरी के आरंभिक लेख हमें 8वीं-9वीं सदी से प्राप्त होते हैं, जब हिंदी साहित्य का आरंभिक काल था और सराहपा की हस्तलिपि जिसका पुस्तक एक प्राप्त हुआ था, हाथों से लिखा हुआ पुस्तक तिब्बत से प्राप्त हुआ था, जिसे लेखक ने नाम दिया था दोहा कोश। दोहा कोश नामक पुस्तक प्राप्त हुआ, वहीं से नागरी लिपि की आरंभिक लेख दक्षिण भारत से भी प्राप्त होते हैं और पुस्तक के रूप में भी प्राप्त होते हैं। ब्राह्मणी और सिद्धम लिपि की तुलना नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? ब्राह्मणी लिपि को नागरी लिपि का जन्मदाता माना जाता है। कई लिपियों का जन्म ब्राह्मणी लिपि से हुआ। नागरी लिपि का, बंगला लिपि का और सिद्धम लिपि का भी इसका प्रयोग हुआ। सिद्धम लिपि का प्रयोग संस्कृत को लिखने में किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि संस्कृत को लिखने के लिए सिद्धम लिपि का प्रयोग किया जाता था। 8वीं-9वीं सदी में सिद्धम लिपि गुप्त काल में प्रचलित थी। गुप्तों के शासनकाल में सिद्धम लिपि का प्रचलन था और इसके अक्षर की जो विशेषता थी वो सिरों पर छोटी आड़ी लकीर होती थी इसकी अक्षरों में, तथा ठोस त्रिकोण होता था। नागरी लिपि के अक्षर ऊपर से उसकी चौड़ाई के बराबर
लकीरें होती थी, जिसको मैंने बताया कि उसका माथा बांधना कहा जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। तो नागरी लिपि का प्रयोग देश के सभी भागों में हुआ। सभी भाषाओं का संबंध सभी लिपियों से लगभग थोड़ा या कम या ज़्यादा संबंध नागरी लिपि से लगभग सभी क्षेत्रों में रहा। देश के लगभग हर क्षेत्र में नागरी लिपि का लेख हमें प्राप्त हो जाते हैं। 7वां है, उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नगरी उत्तर भारत के किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं। मेवाड़ के गुहिल, अजमेर के चौहान, कन्नौज के गढ़वाल, गुजरात के सोलंकी और आबू के परमार के लेख नागरी लिपि में हमें प्राप्त होते हैं, जो ये सब उत्तर भारत के राजा थे। 8वां है, आठवां क्वेश्चन, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक के इस संबंध में क्या कहा है ना? तो इसका आंसर होगा, नागरी को देवनागरी कहने का कारण यह है कि इसे देवों की लिपि माना जाता है, कि जो लिपि थी देवों की लिपि थी। इसका जन्म काशी में होने के कारण, जिसे देवताओं का नगर कहा जाता है, इस लिपि को देवनागरी नाम दिया गया। 9वां है, नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक ने क्या कहा है? पटना से नागरी का संबंध लेखक ने पटना से नागरी का क्या संबंध लेखक ने बताया है? तो लेखक ने नागरी शब्द की उत्पत्ति नगर से बताया है। दूसरी ओर इसका संबंध स्थापत्य कला के नागर शैली से भी जोड़ा गया है। प्राचीन समय में पाटलिपुत्र को नगर कहा जाता था, जिस कारण पद्तामिंडकम नामक नाटक में भी इस बात का उल्लेख है कि पाटलिपुत्र को नगर कहा जाता था, और इस से लेखक ने पटना से नागरी लिपि का संबंध इस नाटक से इस लिपि का भी संबंध लेखक ने जोड़ा है। 10वां है, नागरी लिपि का कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? तो 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक भारत की कई भाषाओं पर, कई लिपियों पर इसका प्रभाव स्पष्ट दिखता है। इसी से लेखक ने नागरी लिपि को सर्वदेशिक लिपि कहा है। नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है? इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है? तो नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य का जन्म होता है। 8वीं-9वीं शताब्दी के आरंभिक काल में हिंदी साहित्य की पहली पुस्तक सरहपा द्वारा रचित दोहा कोश हमें प्राप्त होती है, जो तिब्बत से उसकी हस्तलिपि प्राप्त होती है। 12वां क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? तो 8वीं सदी के उत्तरार्ध में गुर्जर प्रतिहार बाहर से आए थे और अवंती प्रदेश में बस गए थे। कन्नौज में भी इन्होंने शासन किया, और इस वंश के महान राजा थे राजा भोज और महेंद्रपाल। राष्ट्रकूटों ने दानपत्र पर नागरी लिपि में संदेश खुदवाए थे। 13वां है, निबंध के आधार पर कालक्रम में नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। तो इसको कालक्रम में पहले हम इसको 1 नंबर देके लिखेंगे कि 8वीं-9वीं सदी में आरंभिक हिंदी का विकास शुरू हुआ, जब दोहा कोश की रचना की सरहपा ने। फिर दूसरे नंबर पे 11वीं सदी में प्राचीन मराठी भाषा के लेख नागरी लिपि में मिलते हैं, और तीसरे नंबर पे 13वीं शताब्दी में देवनागरी के यादव और चालुक्य नरेशों के लेख भी नागरी लिपि में मिलते हैं। अब हम व्याकरण पे आ जाएं। निम्नलिखित शब्दों की संज्ञा बनाएं। तो स्थिर का संज्ञा क्या होगा? स्थिर का संज्ञा होगा स्थिरता, अतिरिक्त का अतिरिक्तता, स्मरणीय का स्मरण, दक्षिणी का दक्षिण, आसान का आसानी हो जाएगा, पराक्रमी का पराक्रम, और युगीन का युग। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, वीडियो रोक के इसको लिखिए और 2-3 बार देखिए, तब याद होगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों के समास विग्रह करें। तमिल मलयालम, मतलब तमिल और मलयालम। राम सीए का होगा राम और सीता, राम और सीए भी कह सकते हैं। तीसरा, विद्या से अनुराग। चौथा है सिरो रेखा, मतलब सिरों की रेखा। फिर आगे हस्तलिपि, हाथ से लिखी लिपि। दोहा कोश मतलब दोहों का कोश, दोहों का कोश। और आगे पहले पहल मतलब पहली बार, इसका विग्रह होगा पहले पहले।
पहली बार को कहते हैं। तीसरा है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखे। तो इसका होगा मत है पहला। मत का होगा विचार या मंतव्य। सर्वदेशी का सारे देश में। अनुकरण का होगा नकल करना। और व्यवहार का आचरण। और शासक का होगा राजा या सम्राट। चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा इसमें भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ स्पष्ट करें। मतलब बोलने में तो ये एक जैसे लगभग दिखते हैं सुनने में, लेकिन इसके अर्थ जो हैं वो भिन्न होते हैं। तो पहला हम देखें, प्रयत्न का होगा प्राचीन। प्रयत्न कहते हैं प्राचीन को, और प्रयत्न कहते हैं कोशिश को। लिपि का मतलब हमने पहले ही देखा। लिपि होता है अक्षरों के संकेत चिन्ह। अक्षरों के संकेत चिन्ह को लिपि कहते हैं। और लिप्ति होता है डूब जाना, उसी में लगे रहना या मगन रहना, इसको लिप्ति कहते हैं। नागरी एक लिपि है। स्थापत्य कला की शैली को भी कहते हैं, और नगर की जो वस्तु होती है उसे भी नागरिक कहते हैं। और नागरिक वो होता है जो किसी देश के का सदस्य, जिससे वह कानूनी और सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं, उसे नागरिक हम कहते हैं। और आखिरी है पट। पट का पहला जो पट और पट है उसका कपड़ा होगा, उसका अर्थ होगा कपड़ा। और पट प आधा ट पूरा ट का अर्थ होगा तख्ता। पट का अर्थ होगा तख्ता। और ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार किया है जो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बहुत लाभकारी होगा। इसमें मैं एक बार पढ़ दे रही हूँ जल्दी जल्दी। गुणाकर मूल्य जन्म हुआ 1935 ईस्वी में। इसको रिवीजन भी समझ लीजिए। गुणाकर मूल्य जन्म इनका 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती में, तथा मृत्यु हुआ 2009 ईस्वी में हुआ। दूसरा है अक्षर कथा। संसार की प्रमुख लिपियों पर जानकारी दी है इस पुस्तक में लेखक ने। प्रमुख रचनाएं हैं अक्षर की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मैंडलीफ, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्र, लोक, भारतीय लिपियों की कहानी इत्यादि इनकी जो प्रमुख पुस्तक है उसके नाम मैंने बताए हैं। और चौथा है 200 वर्ष पहले नागरी लिपि के टाइप बने जिसे अक्षरों में स्थिरता आई। ये सब ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन बन सकता है, आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। पांचवा, हिंदी की बोलियों के अतिरिक्त मराठी भाषा और नेपाली भाषा नागरी लिपि में लिखी जाती है, ये भी आपको याद रखना होगा। छठा है बांग्ला लिपि को नागरी लिपि की पुत्री अथवा बहन लेखक द्वारा कहा गया है। ये क्वेश्चन होता है कि किसको लेखक ने बहन या पुत्री बनाया है, किस लिपि को नागरी लिपि की बहन या पुत्री बनाया है लेखक ने। तो आपको बताना है कि बांग्ला लिपि को नागरी लिपि की बहन या पुत्री लेखक ने बनाया है। सातवां है हिंदी की आदि ग्रंथ दोहा कोश। इसको भी, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान देना है। दोहा कोश जो सरहपा एक आदि कवि, इसको हिंदी के कई विद्वानों ने कहा है, सरहपा द्वारा एक पुस्तक प्राप्त हुई तिब्बत से, जो हाथों से लिखी गई थी। हस्तलिखित प्रति तिब्बत से प्राप्त हुई दोहा कोश जिसका नाम था, और सरहपा ने इसे लिखा था। ये प्रारंभिक ग्रंथ है हिंदी का। और आठवां है जैन गणिताचार्य महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह नामक एक रचना लिखी, इसको भी आपको याद रखना है। नौवां है लेखक ने नागरी शब्द की उत्पत्ति नगर और नागर शैली से जोड़ा है। देव शब्द गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम के आगे लगाने के कारण देव शब्द जुड़ गया है। इस तरह हमारी लिपि, हिंदी की लिपि देवनागरी बन गई है। देवों की भाषा, देवों की लिपि देवनागरी। इस तरह आप लोग इसको देखिए और एक दो बार देखिएगा तो आप लोग एकदम दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा और आप लोग का लेसन कंप्लीट, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कहीं से इधर उधर जाने की कोई संभावना ही नहीं है। आपका 100% इसमें आपका बनना ही बनना है। ठीक है बच्चों, फिर हम अगला वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।